हेलो बच्चों, मैं हूं महेश मौर्य और आपका ये प्यारा सा चैनल है महेश मौर्य क्लासेस। मैंने अब तक आपको फिजिक्स के जो हैं प्रिज्म तक मैंने आपको डेरिवेशन सब करा रखे थे, बस उसके न्यूमेरिकल रह रहे हैं, वो आपने अपने से ट्राई करना है। अगला जो इसका चैप्टर आता है फिजिक्स में क्लास 12th का, वो होता है हमारा आँख और आँख का दोष, जो हमारे रे ऑप्टिक्स में आगे चलता है, किरण प्रकाशिकी में आगे चलता है। तो आज हमें कुल मिलाकर आँख और आँख में होने वाले दोष के बारे में ही जानना है। ठीक, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये टर्म यहाँ से कि आँख जो है, आँख पर ऐसा होता क्या है कि मान लीजिए कोई वस्तु है, ठीक, तो सबसे पहले प्रकाश उन पर टकराती है। कोई भी वस्तु होगी तो उन पर प्रकाश टकराएगी, और प्रकाश टकराने पर उस वस्तु से जैसे ही प्रकाश टकराएगी तो उसकी प्रकाश किरण हमारी आंखों में प्रवेश करती है, चारों तरफ फैलती है, लेकिन हम उसे देखेंगे तो उस पर टकराने वाली कुछ प्रकाश की किरणें हमारे पास आंखों पर आती हैं। ठीक, और जब हमारे आंखों पर आती हैं तो उसका हमें प्रतिबिंब दिखाई देता है। ठीक, इस तरीके से होता है ये। तो सबसे पहले कहानी हमें ये कहना है कि हमारे पास मान लेते हैं कि एक आँख है। ठीक, ये आँख होगी हमारी। इसको समझने के लिए थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इसमें दो तीन इस तरीके से कुछ कोशिकाएं होती हैं, इस तरीके से कोशिकाएं बनेंगी यहाँ पे। ठीक, मुख्य रूप से कहते हैं जो ये कोशिकाएं कुछ होती हैं यहाँ बाहर भी निकलती रहती हैं। ठीक, और ये जो टर्म होता है हमारा रेटिना होता है। ये पूरा जो होता है ये वाला हिस्सा ये रेटिना होता है, ये वाला हिस्सा। ठीक, ये पूरा ये रेटिना होता है। अब वो जो ये रेटिना होता है तो इसके इस साइड एक अंध बिंदु होता है, जहाँ पे अगर किरणें जाती हैं, यहाँ मिलती हैं, तो ये हमें कुछ नहीं दिखाई देता। तभी दिखाई देता है जब रेटिना पर मिलती है। ठीक, और ये उभरा हुआ थोड़ा सा भाग होता है। इसमें एक पश्चमाभी मांसपेशी होती है जो लेंस को सिकुड़ाने का काम करती है, अप एंड डाउन उसे करती रहती है। ठीक, इस तरीके से एक मांसपेशी होती है जो इसको अप या डाउन करती है। यहाँ पर एक लेंस होता है, ये वाला हिस्सा। ठीक, तो ये लेंस होता है। अब इसके ऊपर भी एक परत होती है इस तरीके से, ठीक, जिसे हम स्वच्छ मंडल कहते हैं। यहाँ पर स्वच्छ मंडल कहलाता है। ये वाला जो हिस्सा होता है ये स्वच्छ मंडल कहलाता है, यानी कि ये हमारे आँख को साफ रखता है, बचा के रखता है, इसे हम स्वच्छ मंडल कहते हैं। ये जो वाला जो हिस्सा होता है ये वाला हिस्सा हमारा कॉर्निया होता है। आपको मुख्य मुख्य बातें बतानी है। ठीक, तो ये जो होता है कॉर्निया होता है, और ये जो हमारा होता है ये लेंस होता है, ये वाला हिस्सा। ठीक, ये वाला लेंस हमारा होता है जो प्रोटीन से मिलकर बना होता है। तो आँख में ये वाला हिस्सा लेंस होता है, ये वाला हिस्सा कॉर्निया होता है। इनके बीच लिक्विड भरे रहते हैं, यहाँ भी चारों तरफ लिक्विड रहता है। ठीक, यहाँ पर कंचाप द्रव जिसे बोलते हैं, यहाँ पर चारों तरफ लिक्विड रहता है। और ये जो होता है इसके बीच में एक छोटा सा आपको काला सा दिखाई देगा अगर आप दूसरों के आँखों में देखते हो, और इस पर इस तरीके से कुछ रेखाएँ रहती हैं, इस तरीके से। ठीक, ये कुछ रेखाएँ होती हैं, और ये जो होता है ये बीच में आँख के बीच में काला कलर का जो होता है। तो ये जो हिस्सा होता है ये हमारा नेत्र लेंस होता है, नेत्र का यानी कि आँख का हमारा लेंस होता है। और जो ये वाला हिस्सा होता है ये, इसे हम नेत्र तारा या पुतली कहते हैं। नेत्र तारा या पुतली इसे हम कहते हैं। और ये जो हिस्सा है ये जो इस तरह से बना हुआ है इसे हम आइरिस कहते हैं। ठीक, जिसका मुख्य काम होता है आइरिस का मुख्य काम, कॉर्निया का मुख्य काम कह सकते हैं। होता क्या है इसमें कि जैसे ही कोई प्रकाश किरण बाहर से हमारी आंख के अंदर प्रवेश करता है तो धूल कण उसके साथ हमेशा घूमते रहते हैं वायुमंडल में। तो स्वच्छ मंडल इससे हमें बचाता है ताकि हमारे आंखों में धूल कण जाए तो उससे हमें आंखों को कोई दिक्कत ना हो। फिर होता क्या है कि जब जैसे ही स्वच्छ मंडल से प्रकाश आगे चलता है तो वो कॉर्निया पर पड़ता है। अब कॉर्निया क्या करता है, तो जो कॉर्निया होता है इसी का मुख्य कार्य होता है प्रकाश का अपवर्तन करना। जो कॉर्निया होता है इसका मुख्य काम क्या होता है कि प्रकाश को अपवर्तित करता है। कितनी मात्रा आपको आँख के अंदर जानी चाहिए प्रकाश की और कितनी नहीं जानी चाहिए, ये सब ये निर्धारित करता है कॉर्निया। ठीक, तो कॉर्निया का मुख्य कार्य होता है कि आँख को पर पड़ने वाले प्रकाश को नियंत्रित करना, और नियंत्रित करके इसे लेंस पर भेजता है, नेत्र लेंस पर भेजता है। ठीक, ये कॉर्निया काम होता है। और जब भी आँख का दान किया जाता है तो पूरी आँख का तो दान होता नहीं होगा, इसमें केवल कॉर्निया का ही दान किया जाता है। तो आप कहीं भी अगर आप अपनी आँख को दान करना चाहेंगे तो आपकी सारी आँख को नहीं निकालने वाले, वो केवल आपको कॉर्निया ऊपर का हिस्सा जो होता है वो निकाल के आपको साइड कर देते हैं। ठीक, तो इसमें ऐसा होता है कॉर्निया प्रकाश को अपवर्तित करती हैं, स्वच्छ मंडल इसकी रक्षा करता है। इसके बाद आता है हमारा नेत्र लेंस।
नेत्र लेंस जो होता है इसका मुख्य काम फोकस करना होता है कि कहाँ हमें वस्तु से आने वाली प्रकाश को फोकसित करना है, यहाँ फोकसित करनी है, किधर फोकसित करनी है, कि आगे फोकसित करनी है, ये इसका काम होता है। तो जो नेत्र लेंस होता है इसका काम होता है फोकस करना, कि आपको प्रकाश को कहाँ मिलाना है, कहाँ पर फोकस बना कर रखना है। और ये जो अंदर वाला हिस्सा होता है और ये बाहर वाला हिस्सा होता है, दोनों का फोकस अलग अलग होता है। ये पीछे वाला हिस्सा द्विउत्तल होता है आँख का लेंस, द्विउत्तल। तो ये पीछे का जो हिस्सा होता है ये इसका फोकस अलग होता है और इसका फोकस अलग होता है। तो नेत्र लेंस का ये काम होता है कि ये कहाँ पर हमें मिलाना है प्रतिबिंब को, ये निर्धारित करता है। फिर बचता है हमारा नेत्र तारा या पुतली। नेत्र तारा या पुतली और आइरिस, ये दो चीज़ें बचती हैं। अब जो आइरिस होता है, आइरिस ये कैमरा का जो डायफ्राम होता है, आपने अगर कभी कैमरा देखा होगा तो कैमरे में जैसे कैमरा ऑफ होता है उस पर कुछ बंद हो जाता है ऐसा करके, ठीक, जैसे कैमरा ऑन करते हैं दोबारा खुल जाता है। तो ये जो होता है आइरिस का, ये मुख्य काम यही होता है कि ये पुतली के लिए डायफ्राम का काम करता है, ठीक। और नेत्र तारा से प्रकाश जो भी बचती है वो अंदर की ओर प्रवेश करती है, ठीक। जो नेत्र तारा होता है इसे प्रकाश को अंदर की ओर करता है और ये भी निर्धारित करता है कि आपको कितना प्रकाश लेना है और कितना प्रकाश बाहर निकाल देना है, ये भी निर्धारित करता है। आइरिस का काम क्या है, तो आइरिस का ही मुख्य काम होता है यहाँ पे। आइरिस जो होता है ये आँख के पुतली को कितना बड़ा करना है और कितना छोटा करता है ये निर्धारित करता है। जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि आपके पास अगर अचानक कोई टॉर्च बार जाता है आपकी आँख पर, तो आपकी आँख थोड़ी सी बंद हो जाती है, धीमी छोटी पड़ जाती है आपकी आँख। तो जैसे ही आँख पर हम टॉर्च जलाते हैं तो हमारी आँख छोटी हो जाती है। इसका मुख्य कारण होता है आइरिस, क्योंकि इसका काम ही होता है कि उस प्रकाश को टोटल हमें ऑब्जर्व करके अंदर भेजना है पुतली के माध्यम से, कि उसे कम कर भेजना है। तो जैसे ही अचानक तेज लाइट आता है तो ये जो आइरिस होता है, आइरिस ये थोड़ा सा दब जाता है और पुतली को दबा देता है जिससे प्रकाश कम प्रवेश करे। और ऐसा करता कौन है, तो ये पछमाभी मांसपेशी है, ये जो आपको दिख रही है ये वाले हिस्से, ये पछमाभी मांसपेशी होती है, इसी के माध्यम से ये ऐसा कर पाता है। तो जैसे ही प्रकाश ज़्यादा प्रवेश करता है तो ये इसको लेंस को दबा देती हैं और लेंस को दबाने से ये वाला हिस्सा जो होता है छोटा सा, ये वाला हिस्सा ये भी थोड़ा छोटा हो जाता है और छोटा तो प्रकाश कम प्रवेश करता है, ठीक। तो और जैसे ही हम लो लाइट में जाते हैं, कम प्रकाश में जाते हैं, तो यही ये वाला हिस्सा, ये आइरिस पछमावी मांसपेशी थोड़ी ऊपर हो जाती है, लेंस थोड़ा बड़ा हो जाता है और लेंस बड़ा होता है तो इस साथ साथ पुतली भी थोड़ी बड़ी हो जाती है और पुतली बड़ी होती है तो प्रकाश ज़्यादा प्रवेश करता है। तो जब प्रकाश ज़्यादा प्रवेश करता है तो हम साफ देख पाते हैं अंधेरे में भी, और वही प्रकाश कम प्रवेश करता है तो हम उसे कम देख पाते हैं, ठीक। ये इसमें आता है ऐसा। आइरिस का एक और काम होता है कि ये आँख को रंग प्रदान करता है। आपने किसी की आंखें देखी होगी जो नीली होती हैं, किसी की भूरी रंग की होती हैं, किसी की हरी रंग की होती हैं, तो ये आइरिस का काम होता है। आइरिस का काम यही होता है कि आँख को रंग प्रदान करना, ठीक, आँख को ये रंग प्रदान करती हैं। और इसके बारे में अगर और आप जानना चाहेंगे तो आइरिस में दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, एक दंडाकार होती है बेलनाकार और एक होती है शंक्वाकार, ठीक, दो प्रकार की कोशिका होती हैं। जो बेलनाकार कोशिका होती हैं उसका मुख्य काम होता है कि कितना प्रकाश अंदर देना है, ठीक, प्रकाश का अनुभव कैसे करा देना है, ये बेलनाकार कोशिका का काम होता है। और जो इसमें शंक्वाकार कोशिका होती हैं उसका मुख्य काम होता है रंग को पहचान करना, ठीक, यही रंग के बारे में बताती हैं कि नीला है, पीला, काला, भूरा, ये जो होती है शंक्वाकार कोशिका ही बता पाती हैं, ठीक। अगर इस कोशिका में थोड़ी सी भी अनियमितता होती है तो आदमी को या व्यक्ति को, मनुष्य को वर्णांतर हो जाता है। वर्णांतर का मतलब कि वो किसी विशेष रंग का पहचान नहीं कर पाएगा, मतलब ये नहीं है कि वो देख नहीं पाएगा, देखता है, सब दिखता है, लेकिन अगर रंगों के झुंड में कुछ दे दिया जाए, रख दिया जाए अलग प्रकार का जो उसे दिखाई ना दे, तो वो साफ देख ही नहीं पाएगा, ठीक। और जिसको नहीं होता वो सारे रंग पहचान लेते हैं, और जिसको होता है वो उसी विशिष्ट रंग को वो नहीं पहचान पाते कि क्या लिखा है। आप यूट्यूब पर सर्च मार सकते हैं कलर विजन, वो आपको दे देगा, आपको पता चल जाएगा कि आपको वर्णांतर है कि नहीं है, आप डायरेक्ट ये देख सकते हैं। तो ये इसमें आता है आँख में। और जो प्रतिबिंब आँख से बनता है वो कहाँ बनता है, रेटिना पर। रेटिना पर बनेगा तो हमें वस्तु साफ दिखाई देगी, और यदि रेटिना पर नहीं बनेगा तो हमें वस्तु साफ नहीं दिखाई देती। तो इसी में थोड़ा सा दोष आता है कि ये लेंस जो होता है फोकस नहीं कर पाता ठीक से, या कभी ज़्यादा ही फोकस कर देता है, कभी इस लेंस के माध्यम से प्रतिबिंब इधर बन जाता है, कभी आगे बन जाता है, तो वही हमें साफ नहीं दिखाई देता, ठीक। फिर ये तो आँख के बारे में था। और आँख में ही इस लेंस को छोटा या बड़ा करना है जो कहलाता है, फोकसित करना कहलाता है, वो समंजन क्षमता होती है, वो आँख की समंजन क्षमता कहलाती है। समंजन क्षमता का मतलब क्या होता है, समंजन क्षमता का मतलब क्या होता है कि फोकस करना। तो आँख द्वारा अपनी फोकस दूरी को समायोजित, आँख द्वारा, इसका मतलब क्या होता है कि आँख द्वारा अपने फोकस दूरी
यानी कि कभी आप जैसे देखेंगे, मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि आप पढ़ रहे हैं इस टाइम पे, और आप अगर इस तरफ से आगे पेन को रख दें आपके बुक के सामने जो इतनी दूरी पर रखी हुई हो, इतनी दूरी पर, थोड़ी दूरी पर रखी हुई है, और बुक से आप पढ़ रहे हैं, और इसके बीच में कोई आपको इस तरह से चाय बीच में लाकर रख दे, चाय, तो अब चाय पर आपका फोकस ज़्यादा हो जाएगा और बुक पर थोड़ा सा फोकस कम होगा। आप देख सकते हैं कि अब जब आप चाय को देखेंगे, यहाँ पर जो चाय होगा तो वो आपको साफ नजर आएगा और ये ब्लर दिखेगा, ये वाला हिस्सा। लेकिन जब आप उस हिस्से को देखेंगे तो ये हमें ब्लर दिखेगा और ये हमें साफ दिखाई देगा। तो ये फोकस करना, इसको ही समंजन क्षमता कहा जाता है। ठीक, तो समंजन क्षमता के बारे में मैंने बता दिया आपको कि समंजन क्षमता का मतलब है कि आंख द्वारा अपनी फोकस दूरी को समायोजित करना ही समंजन क्षमता कहलाता है। ठीक, कि दूर की वस्तु को देखने के लिए फोकस बढ़ जाएगा और पास की वस्तु को फोकस घट जाएगा, ऐसा होता है। फिर थोड़ा सा इसमें आगे चलते हैं, जो हमें इसमें जानना है। ठीक, इसमें हमें थोड़ा सा ये जानना है समंजन क्षमता के बाद कि दूर बिंदु क्या होता है और निकट बिंदु क्या होता है। समंजन क्षमता मैंने आपको क्लियर किया कि आंख द्वारा अपनी फोकस दूरी को, अपनी फोकस दूरी, दूसरे की नहीं, आंख द्वारा अपनी फोकस दूरी को संयोजित करने की क्षमता समंजन क्षमता कहलाती है। ठीक, समंजन क्षमता कहलाती है, ये होता है समंजन क्षमता। इसमें 2-3 पॉइंट आते हैं जो आपको समझ के रखना है। एक होता है दूर बिंदु और एक होता है पास बिंदु। निकटतम बिंदु कहते हैं इसे, ये निकट बिंदु भी कहलाता है, या निकट बिंदु। ठीक, तो मैंने एक लिखा दूर बिंदु और दूसरा लिखा है निकट बिंदु। अब दूर बिंदु और निकट बिंदु का मतलब क्या होता है? मैं आपसे कहूँ कि आप चंद्रमा को देखिए, तो चंद्रमा आपको दिखेगा, साफ दिखेगा। अनंत पर है, बहुत दूर है, फिर भी आपको साफ दिखाई देता है, ये दूर बिंदु हुआ कि बहुत दूर तक हम देख पाते हैं। लेकिन अगर आपके सामने कहते हैं थोड़ी दूर पे, 1 किलोमीटर दूर पे कौन सा पेड़ है, आप नहीं बता पाएंगे। तो अगर हमसे हमारी आँख से कुछ वस्तु दूर रहती हैं तो हम उसको साफ नहीं देख पाते, क्योंकि हमारा रेंज उतना है ही नहीं। अगर पास में उसको जाएगा तो साफ बता देंगे। यही मैं आपसे कहूँ कि चंद्रमा को देखिए तो चंद्रमा को आप साफ देख पाते हैं। तो जो हमारी आँख की फोकस दूरी होती है, अधिकतम दूरी होती है, वो तो अनंत होती है। हम कितना भी दूर देख सकते हैं। अगर वो वस्तु बड़ा होगा तो हमें स्पष्ट दिखेगा, और छोटा सा होगा तो स्पष्ट नहीं दिखेगा। वो तो अगर आप अपने से 20 मीटर की दूरी पर भी कुछ रख दे, छोटा छोटा लिख कर, किसी का बताइए क्या लिखा, तो वो ऐसे नहीं देख पाएगा। ठीक, जैसे मान लेते हैं कुछ दूरी पर आपसे 25 सेंटीमीटर पर छोटा छोटा लिख, आप अपनी कॉपी को ही देखिए, टेबल पर रख दीजिए कुछ दूर और देख पढ़िए, आप नहीं पढ़ पाएंगे क्या लिखा है। लेकिन जब उसके पास जाएंगे तो आपको समझ में आएगा, हाँ ये लिखा है। लेकिन उन्हीं अक्षरों को मैं बड़ा कर दूं तो आप कहेंगे हाँ कॉपी में दिख रहा है, क्या साफ साफ लिखा है, वो दिख रहा है। तो ऐसा होता है कि हमारी आंख तो अनंत तक देख सकती है, लेकिन वो वस्तु के आकार पर निर्भर करता है कि वो स्पष्ट दिखाई देगा कि नहीं। तो पूछा जाता है अक्सर कि दूर बिंदु आंख के लिए क्या होता है। तो आंख के दूर बिंदु से मतलब है कि वह अधिकतम दूरी जहां तक आंख स्पष्ट देख सकती है, वह अधिकतम दूरी जहां तक आंख स्पष्ट देख सकती है वो अनंत होगा। हम चंद्रमा को भी साफ देख पाते हैं, अनंत है, क्योंकि बड़ा है, हमारा दिख रहा है। कोई भी चीज़ बड़ी होगी, जैसे एरोप्लेन है, आकाश में उड़ रही है, आप साफ देख पाते हो उससे, क्या जहाज है, तो अनंत है इसका मतलब। यानी कि जो दूर बिंदु होता है वह अधिकतम दूरी जहाँ तक हम आँख से हमारी वह अधिकतम दूरी जहाँ तक हमारी आँख स्पष्ट देख सकती हैं, दूर बिंदु कहलाता है। ठीक, दूर बिंदु कहलाता है। कितना होता है? तो ये इन्फिनिटी होता है, आँख कितना भी दूर देख सकती है। लेकिन पास बिंदु या निकट बिंदु थोड़ा सा अलग है। पास का मतलब क्या? वह न्यूनतम दूरी जहां आंख स्पष्ट देख सकती है, देख सकती हैं, वह निकटतम बिंदु जहाँ पर आँख हमारी स्पष्ट देख सकती है, उसे हम निकट बिंदु कहते हैं। और ये सामान्य आँख के लिए, मतलब कि सही आँख के लिए 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक, यानी कि हमारा दूर बिंदु अनंत होता है और पास बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है। ये आपको याद रखना चाहिए। एक वयस्क आँख सामान्य नेत्र, मतलब अच्छी आँख से
निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है और दूर बिंदु से जो अधिकतम होता है वो इन्फिनिटी होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। फिर आता है इसमें कि आँख के दोष कौन कौन से होते हैं। तो आँख में दोष मुख्य रूप से अगर देखे जाएँ तो 5 प्रकार के होते हैं, ठीक। आँख का जो दोष होता है वो मुख्य रूप से 5 प्रकार का होता है। कैसे होता है 5 प्रकार? तो सबसे पहला होता है निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, और दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। तीसरा आता है अबिंदुकता, चौथा आता है जरा दूरदृष्टता, और पांचवा आता है वर्णांधता, ठीक है। ये मुख्य रोग होते हैं, निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, अबिंदुकता, जरा दूरदृष्टता और वर्णांधता रोग। ये 5 जो रोग होते हैं ये मुख्य रोग होते हैं। अब इसका होता क्या है कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है, तो इसका थोड़ा उल्टा परिभाषा हो जाता है। निकट दृष्टि दोष जिसमें पास की वस्तु, निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट ना दिखाई दे, वह दोष जिसमें पास की वस्तु स्पष्ट, मैंने पास एकदम साफ लौके, साफ दिखे, तो पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, उसे दूर निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। यानी कि निकट दृष्टि दोष में पास की स्पष्ट, दूर की अस्पष्ट। दूर दृष्टि दोष में क्या होगा, तो दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी परंतु पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देगी, दूर दृष्टि दोष में होता है। अबिंदुकता में क्या होता है, जैसे आपने कभी कभी देखा होगा, जैसे इस तरीके से कोई खड़ी लाइनें हैं, अगर आपको सही होगा तो ये नहीं दिखेगा, ध्यान देना है, मतलब साफ दिखेगा ऐसे ही। इस कुछ सीधी लाइनें हैं इस तरीके से, तो जब कोई दोषी होगा अबिंदुकता से तो उसे ये रेखाएं कुछ इस तरीके से बैंड नजर आएंगी, इस तरीके से, ठीक, इस तरीके से बैंड नजर आती हैं। तो अगर ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाएं हों और जिसको अबिंदुकता हो तो वो ठीक से नहीं देख पाता, ऐसा दिखता है, लेकिन जिसको रोग नहीं होगा तो उसे ऐसा दिखेगा, ठीक। तो अबिंदुकता क्या होता है कि एक साथ रखी ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाएं एक साथ स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, उस रोग को अबिंदुकता कहा जाता है। फिर जरा दूरदृष्टता क्या होता है, जरा दूरदृष्टता, तो जरा दूरदृष्टता में आपको न तो पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और ना ही दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। पास की वस्तु इस वजह से स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं क्योंकि आपका निकट बिंदु जो कि 25 सेंटीमीटर है, धीरे धीरे बढ़ता 200-300 सेंटीमीटर हो जाता है। तो जरा दूरदृष्टता का मतलब कि ना तो आपको पास की वस्तु ठीक से दिखाई देगी और ना आपको दूरदृष्टि मतलब दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी। मुख्य रूप से इसमें मैं कहने का मतलब है कि 25 सेंटीमीटर होता है स्पष्ट न्यूनतम, यही धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है और बढ़ते बढ़ते 200-300 तक पहुंच जाता है, 200-300 सेंटीमीटर हो जाता है, तो हमें वस्तु साफ नहीं दिखाई देती। मतलब मुख्य रूप से इसमें दूरदृष्टि दोष आता है, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है 200 के पार, लेकिन पास की वस्तु जो होगी इतनी दूरी पे, इतना लगभग इतना दूरी पे, तो वो स्पष्ट नहीं दिखाई देती क्योंकि 200 सेंटीमीटर आराम से होगा, ठीक। तो कहने का मतलब है कि आपकी 25 सेंटीमीटर की जो न्यूनतम दूरी होगी वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ज़्यादा हो जाती है, 200 सेंटीमीटर तक आप उसे स्पष्ट नहीं देख पाते, ठीक। तो उसको जरा दूरदृष्टता कहते हैं। लेकिन मुख्य रूप से अगर आप इसे देखें तो 25 ही आपको अधिकतम हुआ है, यानी कि निकट की वस्तु आपको नहीं दिखाई देगी, दूर की दिखाई देगी लेकिन निकट की स्पष्ट नहीं दिखाई देती। मुख्य रूप से ये दूरदृष्टि दोष के लिए होता है, ठीक। और इसमें हम जैसे दूरदृष्टि दोष का निवारण करते हैं कुछ उसी तरीके से इसका भी निवारण किया जा सकता है। वर्णांधता क्या होता है, तो वर्णांधता में मनुष्य को किसी विशेष रंग की पहचान नहीं होती है। जैसे मान लेते हैं कि जैसे हमारे फौजी भाई हैं जो अगर किसी पेड़ पर छुप कर कुछ कर रहे हैं, मान लीजिए कहीं से पेड़ से आतंकवादी कहीं से आ गया और उन्हीं पत्तियों में छिपा हुआ है, तो वो स्पष्ट रूप से नहीं दिख पाएगा हमें, लेकिन जिनको वर्णांधता रोग नहीं होता है वो उन्हें स्पष्ट देख लेते हैं, ठीक। कभी कोई ऐसा होता है कि मान लीजिए हरी हरी घास कहीं पड़ी हुई है, उसमें हमारा हरा चीज़ कुछ उड़ गया, जैसे उस थोड़ा सा अलग हो तो जिसको वर्णांधता रोग होगा उसे नहीं पहचान पाएगा, लेकिन जिसको वर्णांधता सही होगा मतलब उसको नहीं होगा वो उस वस्तु को देख लेता है, मतलब विशिष्ट रंग की पहचान नहीं हो पाती।